Hello everyone, welcome back to my channel again. And in this video we are going to discuss the 18 electron rule. बहुत कॉमन है 18 इलेक्ट्रॉन रूल, बट बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं है कि सस्ता टॉपिक है. दिस इज नॉट अ सस्ता टॉपिक एट ऑल. बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल. एक्चुअली होता क्या है कि ओएमसीज के अंदर ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस की अगर आप बात करें तो उसमें अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है तो हम बोलते हैं कि वो जो कॉम्प्लेक्स है वो थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल है. ठीक है, थर्मोडायनेमिकली वो कॉम्प्लेक्स जो होता है वो बहुत स्टेबल होता है एज कंपेरिजन टू अनदर वन जिनमें 18 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है. बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू. ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये स्टेटमेंट हमेशा ही ट्रू है कि उन वो वही होते हैं. ऐसे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करेंगे बट स्टिल दे आर स्टेबल. ओके, बट ज्यादातर क्या होता है, जनरली ये होता है कि जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं वो क्या होते हैं, वो थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होते हैं. ओके, तो जैसे अगर मैं आपके सामने एग्जाम्पल लूँ फेरोसिन का. फेरोसिन स्ट्रक्चर आप सबको पता ही होगा. फेरोसिन नाम में ही Fe है, तो ये आयरन के साथ है. ठीक है, ये आपका फेरोसिन है. तो Fe एटॉमिक नंबर 26 है ना. कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गोन 18 3d 6 4s2. वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 8 प्लस यहाँ से कितना आएगा साइक्लोपेंटाडाइन 5 प्लस 5. तो 5 प्लस 5 कितना हो गया 18 इलेक्ट्रॉन. ओके, इसका मतलब ये क्या है, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है. ये आपको पता ही है फेरोसिन कितना ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स है ना. दूसरा आप एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे आपके पास कुछ इस तरीके का सिस्टम है कि आपके पास एक बेंजीन रिंग है. ओके, यहाँ पे कोई मेटल लगी है, मेटल एक टंगस्टन. ये टंगस्टन एंड आपके पास है सपोज कार्बोनिल कार्बोनिल एंड कार्बोनिल. तो यहाँ पे टंगस्टन के पास क्या है, किसकी फैमिली का है, क्रोमियम कर्मोवी. आप ऐसे याद कर सकते हैं, ये मेरी ट्रिक्स हैं वैसे. कर्मोवी ऐसे याद कर लो, कर्मोवी. ठीक है, तो क्रोमियम यहाँ पे कितना होता है, ये 3d 5 4s1 एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है क्रोमियम के केस में. आप सबको पता ही होगा, आप नेट जेआरएफ की प्रिपेयर कर रहे हैं. तो 5 प्लस 1 कितना हो गया 6. यहाँ से आ गया 2 4 6. आपको पता होना चाहिए कि जो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड मतलब जिनके ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना है 0, वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय न्यूट्रल लिगेंड इज 2. कितना होगा 2 इलेक्ट्रॉन. तो ये न्यूट्रल लिगेंड है कार्बोनिल, तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा 2. तो 6 यहाँ से आ गया प्लस. अब देखो 6 और 6 12, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 6 चाहिए. तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मैक्सिमम हेप्टासिटी कितनी रहेगी 6. तो 6 यहाँ से आ गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 18. और जहाँ 18 इलेक्ट्रॉन हुआ तो कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल. ओके, तो ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि ये हेप्टासिटी का क्या रोल है, कि आपका जो मेटल है वो किस हेप्टासिटी में लिगेंड के साथ अटैच होगा, ये मेटल डिसाइड करेगा. अगर उसको 18 इलेक्ट्रॉन उसका बन रहा है और उसको स्टेबिलिटी मिल रही है तो बहुत सारे चांसेस हैं कि वो अपना उस ही हेप्टासिटी में जुड़ेगा आपके लिगेंड के साथ जिस हेप्टासिटी में उसको 18 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये आपको समझना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे जो लिगेंड है वो आपके मेटल एटम के साथ वो किस हेप्टासिटी में है. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सपोज वो आपको लिगेंड दे देगा और पूछेगा कि यहाँ पे जो लिगेंड है वो कौन सी हेप्टासिटी के अंदर है. तो 18 इलेक्ट्रॉन आपने देखनी है और उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि वो कौन सी हेप्टासिटी में वहां पे रहेगा. अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मेटल शेल इलेक्ट्रॉन. नेक्स्ट टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ मेटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन. आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन किस तरीके से हैं. तो उसके लिए पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो लिगेंड है उस लिगेंड के ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना है. दूसरा जो लिगेंड है वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता होना चाहिए, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है वो आपको पता होना चाहिए. तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, 3 चीजें, फॉर्मल चार्ज, इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द लिगेंड एंड द मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट. ओनली on that basis you can calculate the total number of metal valence shell electron.
विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसके बेसिस पे ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका 18 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। क्वेश्चन पूछा जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। ओके, तो मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स वही होगा जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। एंड फॉर calculation the 18 electron you have to find out the formal charge of the ligand, electron donated by the ligand, and what is the metal oxidation state. okay okay, तो इसके मैं आपको यहाँ पे एक्चुअली में होता क्या है, देयर आर two ways on the basis of which you can calculate the valential electron. One is the oxidation state method, एक तो आप इसके बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं, दूसरा इसको आयनिक मेथड भी बोल देते हैं, दूसरा होता है आपका न्यूट्रल एटम मेथड। आप किसी से भी कैलकुलेट कर लीजिए, दोनों सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में ही सेम आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें अलग आएगा इसमें अलग आएगा, दोनों में ही सेम आएंगे। तो वो मैं आपको, तो हम यहाँ पे जो इजीएस्ट है वो कैलकुलेट कर ले, उससे हम कैलकुलेशन करेंगे, दैट इज द न्यूट्रल एटम मेथड। ये आपका इजी मेथड है, आप इससे कैलकुलेट करेंगे तो बहुत इजीली आपका हो जाएगा। तो इसके लिए आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है कि मेटल के डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एस में कितने इलेक्ट्रॉन है और पी में कितने इलेक्ट्रॉन है इन न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम मेथड का मतलब क्या है कि आप सपोज कर लेते हैं कि जो आपका मेटल है और जो आपका लिगेंड है वो दोनों क्या है, वो दोनों न्यूट्रल है। ठीक है, कोई चार्ज नहीं है, ना इधर कैटायन नोर एनायन, कि वो कैसा है, न्यूट्रल है। तो आप कैलकुलेट कीजिए कि उसके वैलेंस शेल यानी कि डी एस ए पी में कितने इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले ये कैलकुलेट करेंगे, फिर प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड। लिगेंड आपके मेटल को कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो, प्लस उसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज है क्या, कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज है, प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, और माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आप टोटल इलेक्ट्रॉन में से माइनस कर देंगे, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो आप टोटल इलेक्ट्रॉन में जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे अभी हमने ये जो एग्जाम्पल किया था, ये एग्जाम्पल ऐसा ही तो था कि यहाँ पे है टंगस्टन, ठीक है, यहाँ पे है कार्बोनिल कार्बोनिल कार्बोनिल, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन थे, ये तो न्यूट्रल था, न्यूट्रल से हमारे पास 6 आ गए और यहाँ से हेप्टासिटी 6 आई थी, तो 6 12 और 18, तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए थे। तो हमने पहले देखा कि मेटल के डी एस ए पी में कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बनते हैं, वैलेंस शेल में मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, फिर हमने देखा इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड, यानी कि जो लिगेंड लगा हुआ है वो मेटल को कितने एटम दे रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सॉरी, एंड फिर नेगेटिव चार्ज तो नहीं है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स पे ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, अगर नेगेटिव होता तो ऐड कर देते, पॉजिटिव होता तो माइनस कर देते। ऐसे भी एग्जाम्पल आएंगे, अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो उसके लिए पहले आप कुछ चीजें ना नोट डाउन कर लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक कि लिगेंड पे चार्ज कितना है, ठीक है, और दूसरा लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे बोला था कि अगर आप न्यूट्रल लिगेंड की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं आप, लेट मी चेंज द इंक, ओके, आई थिंक दिस वन इज बेटर, ओके। तो जो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं वो न्यूट्रल लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रल लिगेंड के ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना होता है, 0। न्यूट्रल लिगेंड में आप एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज आपके पास है वाटर, आपके पास है अमोनिया, आपके पास है मीथेन, आपके पास है इथेन, तो ये सारे कैसे हैं, ये न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है। आपके पास है कार्बोनिल, आपके पास है लाइक, आपके पास है ईथर, आपके पास है एल्कोहल, ठीक है, आपके पास है एसीटोन। तो ये जितने भी मॉलिक्यूल हैं ये सारे मॉलिक्यूल न्यूट्रल हैं, इनके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, तो ये जितने भी ऐसे न्यूट्रल लिगेंड होंगे वो कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। उसके बाद अगर हम बात करें एनायनिक लिगेंड की, एनायनिक लिगेंड, एनायनिक लिगेंड के मतलब क्या है कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, है ना, जैसे आपने बात की क्लोराइड की, ठीक है, आपने बात की N3 नेगेटिव की, आपने बात की Si
SiR3 नेगेटिव की, ये भी एनायनिक लिगेंड है। आपने बात की SiR2 नेगेटिव की, ओके, SiR3 नेगेटिव की आपने इस तरीके से बात की। तो ये सारे क्या है, ये सारे के सारे कैसे हैं, ब्रोमाइड हो गया, आयोडाइड हो गया, ये सब एनायनिक यानी कि नेगेटिव चार्ज लिगेंड है। तो ये कितना कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटेड, इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट करेंगे, जितना इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय एनायनिक लिगेंड, एनायनिक लिगेंड equal to the charge, means equal to the negative charge, equal to the negative charge of the ligand, जितना वो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अगर उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 3 नेगेटिव चार्ज है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन देगा, उसके ऊपर एक अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन देगा। तो जितना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो उतना ही इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। ये अनायनिक लिगेंड का केस हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है जैसे एक चीज और मैं आपको बताती हूँ कि जैसे अगर मेरे पास ये मॉलिक्यूल है CH4, तो हमें पता है ये कैसा मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना है 0, और ये इलेक्ट्रॉन कितने देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटेड कितने करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। बट अगर मैं इस मॉलिक्यूल को इस तरीके से देखती हूँ CH4 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 CH4, ओके, तो यहाँ हमें पता है कि इसकी जो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी है वो ज्यादा है एज कंपेरिजन टू हाइड्रोजन के, है ना। ऐसा ही है ना कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा है। अगर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा है तो अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये कैसे बॉन्ड ब्रेक होगा, ऐसे होगा। यानी कि ये जो मॉलिक्यूल है अगर यहाँ से -H पॉजिटिव निकलता है तो ऑब्वियसली बात है ये किस तरीके से होगा, ये H और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ऐसे ही होगा ना। तो अब ये जो CH3 बना है ये कैसे बना है, CH3 ऐसे बना है, मिथाइल नेगेटिव। तो अब इसके ऊपर इसका फॉर्मल चार्ज 0 नहीं है, इसका फॉर्मल चार्ज हो गया -1, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कितने, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से होती है चीजें, ठीक है, ऐसे होता है ये। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर मैं ऐसे बात करूं कि अगर यहाँ से 2 चले जाएं, है ना, तो अगर 2 हाइड्रोजन चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा CH2 2 नेगेटिव, तो उस केस में फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा -2, और इलेक्ट्रॉन डोनेट कितने करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। तो आपको ये चीज भी ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आपके पास जैसे आपके पास है, हाँ, हेप्टासिटी का केस मैंने आपके साथ डिस्कस किया ही था, है ना, कि हेप्टासिटी 6 में हो सकता है, हेप्टासिटी 4 में हो सकता है, हेप्टासिटी 2 में हो सकता है। इवन वाले लोअर हेप्टासिटी भी इवन रहेगी। अगर मैं साइक्लोपेंटाडाइईन का एग्जांपल लूँ तो यहाँ पे मैक्सिमम हेप्टासिटी eta5 है, तो लोअर हो जाएगी eta3 एंड eta2, सॉरी 2 नहीं 1, eta2, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। ये चीज आपको देखनी है कि मेटल के 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने में कितनी हेप्टासिटी लगेगी उसको, तो उसके हिसाब से ही फिर आपका आंसर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल वाज लाइक दिस, ओके, और यहां से जुड़ती है मेटल इरिडियम, और लिगेंड लगा हुआ है, लाइक आपके पास है कार्बोनिल, आपने दिया क्लोराइड, और कुछ एक इस लिगेंड इस तरीके से है। अब इरिडियम किसकी फैमिली में आता है, कोबाल्ट, कोई रहा, ईरा, ये मैंने याद कर रखा है, आप अपना कुछ भी बना सकते हैं। तो कोबाल्ट का क्या है 27, 3d7 4s2, कितना हो गया 9, यहाँ से आ रहा है 9 प्लस न्यूट्रल लिगेंड कितने देगा 2 प्लस 2 प्लस क्लोराइड -1 कितने देगा 1। अब यहाँ पे देखो कितना हो गया 9 10 11 और 1 12 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये जो मेटल है ये 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन, हेप्टासिटी कितनी है 3, 15 हो गया, है ना। और इस कॉम्प्लेक्स पे है चार्ज है नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव, यस 15। तो अभी इसको 18 इलेक्ट्रॉन करना है, तो यहाँ से ये हेप्टासिटी कितनी है 4, तो 15 प्लस 4 कितना हो गया 19,
कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है, पॉजिटिव, 19 माइनस 1 गया कितना, 18 इलेक्ट्रॉन। तो कैसा हो गया, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, है ना। देखो यहाँ पे हेप्टासिटी अगर ये 2 जोड़ेगा ना, 15 17 हो जाएगी, 16 17, 17 में से 1 गया कितना हो गया, 16। तो ये स्टेबल नहीं है, ये हेप्टासिटी 2 में नहीं जा सकता, इसको हेप्टासिटी 4 में ही जाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि ये जो यहाँ पे साइक्लोपेंटाडाइईन है वो कौन सी हेप्टासिटी में है, तो वो एटा 4 यानी कि 4 हेप्टासिटी में है, अपनी मैक्सिमम हेप्टासिटी के अंदर है वो। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है कि आपका लिगेंड कौन सी हेप्टासिटी में मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और वो उसी हेप्टासिटी में जुड़ेगा जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो, ताकि वो क्या हो जाए, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल हो जाए, ठीक है। चलिए अभी बात करते हैं नेक्स्ट की, जैसे आपके पास है ये कुछ स्पेशल केस है, स्पेशल केस से एक्सेप्शनल है, अब एक्सेप्शन तो नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है, तो वो उस हिसाब से आप इसको याद रखें। जैसे आपके पास है नाइट्रोसिल, NO, नाइट्रोसिल, ठीक है, आपके पास ये लिगेंड है। अब इस लिगेंड की खास बात क्या होती है कि ये लिगेंड 2 तरीके से मेटल एटम के साथ जुड़ता है। एक तो क्या कि ये लीनियर फॉर्म में जुड़ सकता है, और एक ये क्या है कि ये बेंट फॉर्म में जुड़ सकता है। लीनियर में क्या है, ये ऐसे मेटल है, यहाँ पे N है और यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड O। बेंट में क्या है, मेटल है, नाइट्रोजन है और ये है डबल बॉन्ड O। ओके, तो जब ये लीनियर फॉर्म में होता है ना, तो इसको सीधा सीधा याद रखो कि ये सीधा है बिल्कुल, तो फॉर्मल चार्ज क्या होगा, +1। और जैसे ही ये टेढ़ा हुआ, टेढ़ा होते ही फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा, -1। तो सीधा है तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन देगा ये 3, इलेक्ट्रॉन जो ये डोनेट करेगा वो कितने देगा, 3। लेकिन कब, जब लीनियर है। जैसे ही बेंट होगा इसका मतलब कितना इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन भी कितना देगा, 1। ओके, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन क्या है, आपको दिया ओस्मियम मेटल एटम है, और आपको दिया NO, 2 नाइट्रोसिल लिगेंड है 2, कोबाल्ट है, सॉरी कोबाल्ट नहीं, कार्बोनिल है 3। ओके, और आपको फाइंड आउट करना है कि ये जो 2 NO है, इसमें से क्या ये दोनों के दोनों बोथ आर लीनियर, दोनों लीनियर हैं, बोथ आर बेंट, 1 लीनियर 1 बेंट, यस, ठीक है, ये ऑप्शन है आपके। या फिर नन ऑफ देम कह लो, नन ऑफ देम, ठीक है। चलिए इसको हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, इसी पेज पे कर लेते हैं, है ना। ओके, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। ओस्मियम किसकी फैमिली में आता है, फिरोस। मैंने ऐसे याद कर रखा है, मैं फिर से रिपीट करूंगी कि आप अपने तरीके से कर लीजिए, ऐसे याद होते तो ऐसे याद कर लीजिए, फिरोस। तो फिरोस हमें पता है आयरन 26 है, 3d6 4s2, कितना हो गया, ओस्मियम, ओस्मियम से आ रहा है 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, वेरी गुड। अब कार्बोनिल से कितना आ रहा है, 2 3 6 न्यूट्रल लिगेंड है, 6 और 6 12 और 2 14 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो 18 माइनस 14 कितने की कमी है, 4 इलेक्ट्रॉन की। 4 इलेक्ट्रॉन कब मिल सकते हैं उसको, जब एक से उसको 3 मिले और एक से उसको 1 मिले, है ना, यही पॉसिबल है ना, कि एक अगर 3 दे दे, एक अगर 1 दे दे, उसको 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। अगर दोनों 3 देंगे तो 6 ज्यादा हो जाएगा, नहीं चाहिए। दोनों एक एक देगा, 2 कम हो जाएंगे, तब भी नहीं चाहिए। तो कैसे होगा, एक को लीनियर होना पड़ेगा, एक को बेंट होना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा कि एक लीनियर एक बेंट, है ना। बस यही क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछेगा, और यही आपको बताना है कि NO जो नाइट्रोसिल लिगेंड है वो यहाँ पे कौन सा लीनियर है, मतलब कौन सा नहीं, मतलब कितने यहाँ पे लीनियर है, कितने यहाँ पे बेंट है। बहुत सिंपल है। आगे चले, चलिए आगे जो है, आगे है आपके पास मेटल कार्बिन कॉम्प्लेक्स। या अगर आपके पास कोई मेटल कार्बिन या फिर कार्बाइन कॉम्प्लेक्स अगर है तो तब वहां पे वो कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ये चीज है, ये टेढ़े मेढ़े लग जाते हैं भाई। ओके, तो आपके पास है सपोज कुछ लिगेंड है, मेटल के साथ लगा हुआ है, यहाँ पे कार्बन है, कुछ X है कुछ Y है। तो ये जो मोइटी है, ये मोइटी आपकी कार्बीन है
है ना। और कार्बन के ऊपर चार्ज कितना है, -2 फॉर्मल चार्ज है, तो जितना चार्ज होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन देगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा। ठीक है, इसके लिए एग्जाम्पल कीजिए, आप मान लिया यहाँ पे आपके पास 4 कार्बोनिल है, आयरन मेटल है, कार्बन है, और उसके साथ लगा हुआ है CH3। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कार्बन मल्टी है ना, -2 चार्ज है, कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 2। और यहाँ पे कितना है, 4, तो यहाँ से 4 न्यूट्रल लिगेंड 2 देगा, तो 4 × 2 यहाँ से आ गया 8, प्लस में 8 यहाँ से आ गया मेटल से, प्लस में 2 यहाँ से आ गया, 8 और 8 16 और 2 18, 18 इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे, तो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कॉम्प्लेक्स है ना। दूसरा, अगर आपके पास क्या है, लिगेंड है, मेटल है, और ये इस तरीके से है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो मल्टी है, ये है कार्बाइन, और कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेंगे कि वहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो बन रहे हैं। तो डबल बॉन्ड के साथ कार्बीन है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ क्या है, कार्बाइन है। ठीक है, तो आप उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे कि कितने इलेक्ट्रॉन आपके बन रहे हैं। 18 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, 18 इलेक्ट्रॉन अगर बन रहा है तो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कॉम्प्लेक्स वहाँ पे बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको करवाते हैं कुछ ब्रिजिंग लिगेंड। ब्रिजिंग लिगेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, वही एग्जाम का जो पैटर्न है वो काफ़ी चेंज हो गया है। अब एग्जामिनर आपसे रद्दी क्वेश्चन नहीं पूछता है, अब वो स्टूडेंट को फंसाता है, बहुत अच्छे से फंसाता है। ब्रिजिंग लिगेंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि कार्बोनिल क्या है, कार्बोनिल एक न्यूट्रल लिगेंड है। Carbonyl is a neutral ligand. Okay, formal charge of carbonyl is 0 and electron donated by carbonyl is 2 electron. Okay, so when this carbonyl group is attached with the metal atom, okay, suppose it is in the bridging with 3 metal, okay, 3 or you can say 4 metal, तो देगा तो ये 2 ही इलेक्ट्रॉन, लेकिन उन 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे ईच कार्बोनिल मेटल बॉन्ड के अंदर। 4 से ज्यादा हो नहीं सकते हैं, ठीक है, 4 मैक्सिमम होते हैं, तो कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 4, यानी कि 0.5, यानी कि हर मेटल कार्बोनिल बॉन्ड में कितने का कंट्रीब्यूशन है, 0.5 का। ऐसा नहीं है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसी में शेयर हो गया, नहीं, हर जो कार्बोनिल मेटल बॉन्ड होगा उसके अंदर 0.5 का कंट्रीब्यूशन रहेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर ये इस तरीके से है, 2 मेटल एटम के साथ है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन इस तरफ रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन इस तरफ रहेगा। अगर ये यहाँ पे 3 मेटल एटम के साथ है, तो 2/3 कंट्रीब्यूशन इस तरफ है, 2/3 कंट्रीब्यूशन इस तरफ है, और 2/3 इस तरफ है। ये ऐसा नहीं है कि कार्बोनिल एक ही बॉन्ड में सारे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। ओके, दूसरी चीज, कार्बोनिल ब्रिजिंग कैन बी identified by NMR और IR। आप कार्बोनिल ब्रिजिंग को इजीली आइडेंटिफाइड कर सकते हैं NMR और IR से। वैल्यूज होती हैं बेसिकली, उन वैल्यूज के बेसिस पे आप जज करते हैं कि यहाँ पे कार्बोनिल ब्रिजिंग में है या फिर वो यहाँ पे टर्मिनल पोजीशन पे है। दूसरी एक और चीज भी होती है कि अगर आपके पास जो मेटल एटम है, अगर मेटल एटम का जो साइज है वो क्या है, वो लार्ज है, बड़ा है, तो जनरली उस केस में जो CO होता है, जो कार्बोनिल है, वो टर्मिनल होता है, वो ब्रिजिंग उस केस में पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, लाइक अगर आप ट्रांजिशन मेटल सेकंड और थर्ड सीरीज की बात करें तो ओके, लेकिन अगर वहीं पे आपका मेटल एटम का साइज जो है वो कैसा है, वो स्मॉल है, ठीक है, तो उस केस में जो CO है वो टर्मिनल ना होके वो ब्रिजिंग के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, वो ब्रिजिंग रहता है, और ये जनरली होता है विद फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल सीरीज।
ठीक है, क्या बोला मैंने कि अगर आपके मेटल का साइज बड़ा है, वो सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन मेटल एटम की सीरीज है, तो जनरली उसमें टर्मिनल CO मिलेगा। और अगर मेटल का साइज स्मॉल है, द मेटल साइज इज स्मॉल, देन CO विल अंडरगो टू ब्रिजिंग विच इज पॉसिबल विद द फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल एटम सीरीज। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करने वाली हूँ। ओके, डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स। लाइक अभी आपके पास एक मॉलिक्यूल है, ये वाला मॉलिक्यूल मैं आपके साथ ले लेती हूँ। यहाँ पे निकल मेटल है, ओके, सेम यहाँ पे दूसरी निकल मेटल एटम है और इस तरीके से बॉन्ड बना हुआ है। ओके, ठीक है, यहाँ पे ब्रिजिंग हो रखी है एक लिगेंड की, दैट इज CO, और यहाँ पे भी ब्रिजिंग है CO की। एक तो ये चीज है कि निकल जो है वो 3D मेटल एटम का पार्ट है, यानी कि फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल एटम सीरीज है ना, इनका साइज स्मॉल होता है, तो इजीली कार्बोनिल जो है वो ब्रिजिंग में जा सकता है। हेप्टासिटी कितनी है? 5, मैक्सिमम हेप्टासिटी इज 5, क्योंकि 98 या फिर 97% ये मैक्सिमम हेप्टासिटी में ही रहता है। ओके, चलिए निकल क्या होता है? 28 3D8 4s2। एक इलेक्ट्रॉन, ये जो सिग्मा बॉन्ड है मेटल मेटल के बीच में, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन इस तरफ है और दूसरे इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन इस तरफ है। 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हैं। तो कार्बोनिल कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 2 इलेक्ट्रॉन देगा, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ रहेगा। यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इस साइड और एक इलेक्ट्रॉन इस साइड रहेगा। तो अब आप इसको इतने हिस्से को देख लीजिए, यहाँ से आया 10, यहाँ से कितने आए? 5, प्लस एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से आया, एक इलेक्ट्रॉन मेटल मेटल बॉन्ड से, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से 3। 10 और 5 15 और 3 18। क्या हो गया? थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। तो ऐसे आपको फाइंड करना है कि यहाँ पे किस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कंट्रीब्यूट रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ से भी दे देगा और 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ से भी दे देगा, ऐसा नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन इस तरफ रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन इस मेटल एटम में रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चीज डिस्कस करते हैं कि अगर आपके पास है μCH3, तो आपके पास है मिथाइल, एक नेगेटिव चार्ज है, कितने इलेक्ट्रॉन देगा? एक इलेक्ट्रॉन ही देगा। अगर आपके पास है μCH2, ये ब्रिजिंग में है, तो 2 इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज होता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी कितने देगा? ये इलेक्ट्रॉन भी 2 देगा। ओके, अगर आपके पास है μCH3 नेगेटिव, तो फॉर्मल चार्ज कितना है? फॉर्मल चार्ज है -3, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कितने करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन। ओके, चलिए अगर आपके पास ये मॉलिक्यूल है μC2H2, C2H2 मतलब ये, और ये लिगेंड किसमें है? ये आप याद कर लीजिए, ये ब्रिजिंग में है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा जी? ये 4 इलेक्ट्रॉन देगा, ये आप याद रखना है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 4 इलेक्ट्रॉन देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अभी अगर मैं आपसे बात करती हूँ, हाँ जैसे मैंने इसकी बात की थी, ये ब्रिजिंग में है, तो जैसे ये इस तरीके से है CH3, और ये इधर भी मेटल है और इधर भी मेटल है, और हमने बोला CH पर -1 होता है, तो 0.5 का कंट्रीब्यूशन इस तरफ रहेगा और 0.5 का कंट्रीब्यूशन इतना इस तरफ रहेगा। ठीक है, देगा ये एक ही इलेक्ट्रॉन, देंगे तो वो उतने जितना उसके ऊपर चार्ज रहेगा, बस उस बॉन्ड में उसका कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है, जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे उतना ही उसका कंट्रीब्यूशन कम होता जाएगा। ठीक है, अगर 3 बॉन्ड है तो क्योंकि उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड होना पड़ेगा, फिर उसको हर बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देना है, ऐसा नहीं है कि एक ही बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करना है। ओके, ये पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट एक एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं, मे बी आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो एग्जाम्पल इज लाइक दिस, आपके पास रोडियम मेटल है और यहाँ पे भी रोडियम मेटल है, इस तरफ है कार्बोनिल लिगेंड 3, यहाँ पे भी है आपके पास कार्बोनिल लिगेंड 3, और यहाँ पे
ये इस तरीके से CH3 लगा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे H भी होगा, है ना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे भी एक रोडियम है और यहाँ पे भी है। तो मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं इसमें? 1 2 3, है ना। मेटल मेटल बॉन्ड की बात नहीं है। अभी हम देखते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं। एक मेटल के पास कितना इलेक्ट्रॉन जो है वो आ रहा है। अभी हमें पता है रोडियम किसकी फैमिली में है? कोई रहा, ईरा, यानी कि कोबाल्ट की फैमिली में, दैट इज 3d7 4s2 मीन्स 9 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से आ रहा है 9 इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रल लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 3 जा 6 यहाँ से आ रहा है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन इस मेटल मेटल बॉन्ड से आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इस मेटल मेटल बॉन्ड से आ रहा है। ओके, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन इस मेटल मेटल बॉन्ड से आ रहा है, मतलब इस बॉन्ड से आ रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो CH है उसके ऊपर कितना होगा? 3 नेगेटिव। 3 नेगेटिव में से 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन मतलब, सॉरी क्या हुआ? हाँ, चलिए, 3 इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ है, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ रहेगा, इस बॉन्ड में रहेगा, और एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में रहेगा। कंट्रीब्यूशन इसी तरीके से होगा ना उसका। तो इस तरफ भी इलेक्ट्रॉन जाएगा, इस तरफ भी इलेक्ट्रॉन जाएगा, इस तरफ भी इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो कितना हो गया? 3 यहाँ से हो गया, तो यहाँ से कितना हो गया? 9 और 6 15, 15 और 3 कितना हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन। यानी कि हर मेटल सेंटर पे 18 इलेक्ट्रॉन है, और इसी की वजह से ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका स्टेबल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। ओके, चलिए अब थोड़ा सा हेलोजेंस की बात कर लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ब्रिजिंग के केस में ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कई बार बच्चों को जज करना कि हेलोजेंस में कैसे देखेंगे। तो हेलोजन में आपको याद रखना है कि अगर तो आपका हेलोजन म्यू2 ब्रिजिंग में है, ठीक है, म्यू2 ब्रिजिंग में है, तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 3। अगर वो है म्यू3 ब्रिजिंग में तो वो इलेक्ट्रॉन देगा 5। क्या बोला मैंने? कि अगर आपका हेलोजन है म्यू2 ब्रिजिंग में, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लीजिए आप। म्यू2 ब्रिजिंग में है तो इलेक्ट्रॉन देगा 3, और अगर वो है म्यू3 ब्रिजिंग में तो इलेक्ट्रॉन देगा 5। ठीक है। अभी जैसे मैं आपके साथ एक केस डिस्कस करती हूँ, जैसे आपके पास है, हाँ एक चीज और, जो नाइट्रोजन की फैमिली में है फॉस्फोरस, जैसे वो PPH3 बनाता है, ये एक न्यूट्रल लिगेंड है अभी, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये ब्रीजिंग में जाता है ना, म्यू PPH2 बनता है। ओके, तो जैसे ही म्यू ब्रीजिंग में जाएगा, ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा? ये देगा 3 इलेक्ट्रॉन। देखो, PPH2 बनते ही इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, ऊपर से ये है म्यू ब्रीजिंग में, ब्रीजिंग में जाएगा तो नेगेटिव चार्ज, और इसके पास एक लोन पेयर ऑलरेडी होता है, तो इलेक्ट्रॉन कितने देगा? 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें मैं आपके साथ एक एग्जांपल डिस्कस करती हूँ। आपके पास ये एग्जांपल है, ये एग्जाम्पल आप जरूर घोट के पी लें, क्योंकि पेपर में इन्हीं में से कुछ ना कुछ एग्जाम्पल आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे भी कार्बोनिल 3 है, अब यहाँ पे है आपके पास PPH2 ब्रिजिंग में है, और यहाँ पे है आपके पास CH3, तो ये भी ब्रिजिंग में है। तो हमने क्या बोला था? CH3 -1 चार्ज होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन देगा 1, यानी कि 0.5 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ है और 0.5 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ है। अब PPH3 है, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, जैसे इसमें से एक जाएगा इसके ऊपर -1, यानी कि ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन अभी क्या हो गया? ये ब्रिजिंग में है, म्यू ब्रिजिंग में चला गया ये, और जैसे ही ये ब्रिजिंग में जाएगा, ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा? क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर पहले ही होता है, तो 2 और 1 3, कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन में से ये क्या करेगा? 1.5 का कंट्रीब्यूशन इस तरफ रखेगा, 1.5 का कंट्रीब्यूशन इस तरफ रखेगा। तो अभी आयरन के पास कितना होता है? 3d6 4s2, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया,
6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया, 1.5 प्लस 0.5 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गए, 8 और 2 10, कितना हो गया ये इधर से कंट्रीब्यूशन, हाँ 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 और एक एक इलेक्ट्रॉन इस मेटल मेटल बॉन्ड से आएगा, 16 प्लस 2 कितना हो गया 18 इलेक्ट्रॉन, तो हो गया थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, है ना। बस ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है, बट स्टिल अगर क्लियर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं, मैं रिपीट कर सकती हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास ब्रिजिंग में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं वैसे, तो जैसे अगर आप यही केस ले लें, अमोनिया, अमोनिया कैसा है, फिलहाल है न्यूट्रल, न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा 2, लेकिन जैसे ही बनेगा NH2 नेगेटिव, है ना, तो कितना क्या हो जाएगा, फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा -1, -1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन देगा, और एक इसके पास लोन पेयर रहता है तो कितना हो गया, तो उस केस में 3 इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन ये कब देगा 3 इलेक्ट्रॉन, ये तभी देगा जब ये ब्रिजिंग में होगा, ओके। ऐसा नहीं है ये कभी भी दे देगा, ये तभी देगा ये जब ये ब्रिजिंग में होगा। ये 3 इलेक्ट्रॉन ब्रिजिंग के केस के हैं, ये चीज आप ध्यान में रखें, ब्रिजिंग में। अगर ये ब्रिजिंग में नहीं है, अगर यहाँ पे क्या है ब्रिजिंग नहीं है, तो ये एक ही देगा, ये ध्यान में रखना है। ये केस तब है, ये 3 इलेक्ट्रॉन तब देगा जब ये ब्रिजिंग में होगा, ओके। चलिए एक चीज मैंने आपको बताई दी थी कि ये अगर C2H2 म्यू ब्रिजिंग में है, C2H2 कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 4 इलेक्ट्रॉन, ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैं आप इस चीज से बहुत जोर दे रही हूँ कि पता होना चाहिए, ठीक है। एक ये चीज पूछी थी कि μ3 है और CCl है, इस केस में ये 3 इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। हमने क्या किया था कि μ2 और μ3 की ब्रिजिंग बोली थी हमने हैलाइड के केस में, जहाँ पे वो μ2 में 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा था और μ3 में 5 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, लेकिन ये μ3 CCl का केस था जिसमें वो 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा था। तो ये कुछ एक्सेप्शन सी चीजें हैं, कुछ अलग सी चीजें हैं जो आपको माइंड में रखनी है, ठीक है, कि कौन सा लिगेंड किस कंडीशन में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। चलिए अभी मैं आपको एक एग्जांपल आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, जहाँ पे है आपके पास इसी से रिलेटेड एग्जांपल है। आपके पास है ओस्मियम, कार्बोनाइल, देन है आपके पास हाइड्रोजन, देन है O2 एंड देन है NH2, और ये है 2, और कॉम्प्लेक्स पे है 2 नेगेटिव चार्ज, ये है आपके पास। तो ओस्मियम क्या है, फिरोस है ना, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है 8, प्लस कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड 2, प्लस डाइहाइड्रोजन न्यूट्रल लिगेंड 2, ऑक्सीजन न्यूट्रल कितने देगा 2, प्लस NH2 क्या होता है -1, तो कितना आ गया 2, 8 और 2 10, 12 14 16, 2 नेगेटिव चार्ज कितना हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ इसने 3 इलेक्ट्रॉन नहीं दिया है, यहाँ इसने 2 इलेक्ट्रॉन ही दिया है, ये 3 कब देगा, जब ये ब्रीजिंग में होगा, ओके। तो ये चीज को आपको रिमाइंड रखना है कि कहाँ पे ये 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऐसा नहीं है हर केस में 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ब्रीजिंग के केस में ही 3 इलेक्ट्रॉन देगा, अगर नॉर्मल है तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन देगा। I hope this is clear. Okay, moving to the next one. Next example is, suppose you have a molecule, like molecule not organometallic complex, iridium, then you have a chlorine, then you have hydrogen, and then PPH2, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज, ओके। चलिए चलते हैं, इरिडियम कोई रहा ईरा, तो 3D 7 4s2 7 + 2 9 इलेक्ट्रॉन, ओके। न्यूट्रल मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन न्यूट्रल नहीं है, H नेगेटिव के फॉर्म में है 1 इलेक्ट्रॉन, प्लस अगर ये होता PPH3 कितने होते 2, अगर ये होता PPH2 कितना होता -1 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या है PPH, यानी कि तीनों इसमें से सॉरी PPH एक और चला गया तो कितना होगा -2 इलेक्ट्रॉन, कितने देगा 2, ओके। तो 2 2 जा 4, कितना हो गया 9 10 14, 14 और 2 16,
है ना, और 16 में से एक चला गया, जितना पॉजिटिव माइनस करेंगे कितना हो गया, 15 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करता। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, चलिए एक और एग्जांपल करवा देती हूँ, काफी यूनिक सा है। टंगस्टन मेटल है, इस तरीके से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे CH, ठीक है, और यहाँ पे है CH2। ठीक है, वैसे तो ऐसा होता नहीं है क्योंकि कार्बन का वैलेंसी पूरा होना चाहिए ना, पर ये कुछ इस तरीके का एग्जांपल है कि यहाँ पे सपोज किया है कि ये ऐसे ही है। ठीक है, तो यहाँ पे सल्फर एटम लगा हुआ है और यहाँ पे है कार्बन, यहाँ पे भी सल्फर एटम है, यहाँ पे लगा हुआ है CH3। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे सल्फर है और यहाँ पे है, यहाँ पे भी सल्फर है, और इस कार्बन के साथ ही यहाँ पे डबल बॉन्ड में है, और यहाँ पे भी रखा हुआ है CH3। ठीक है, और इस कॉम्प्लेक्स में पॉजिटिव चार्ज है। सपोज कर लीजिए कि ये कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है, तो एक चीज तो आपको ये याद रखनी है कि यहाँ पे जो सल्फर है ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा जब ये डबल बॉन्ड के साथ है, और जब ये सिंगल बॉन्ड के साथ है ये कितने देगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, अब टंगस्टन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड किसका है, 1 2 3 4 एंड 5। इनको हमने देखना ही नहीं है क्योंकि ये मेटल के साथ डायरेक्ट बॉन्डिंग में नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये किस तरीके से होगा। ठीक है, तो टंगस्टन कर्मोवी 3D54S1, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, CH2 से कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से कितना आएगा, 2, यहाँ से आएगा 1, CH से कितना आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन। करो कैलकुलेट, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, प्लस से माइनस कर देंगे 16 इलेक्ट्रॉन। तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, अनस्टेबल। दिस कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो नॉट स्टेबल। एक तो चीज हमें ये देखनी होती है कि मेटल के साथ डायरेक्ट बॉन्ड में कौन है, सिर्फ उन्हीं से हमें कैलकुलेट करना होता है, बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, चलिए एक चीज ये यहाँ पे याद रखना कि जब ये इस तरीके से डबल बॉन्ड में रहेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और जब ये सिंगल बॉन्ड में रहेगा तो ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। मैं आपको जब क्वेश्चंस करवाऊंगी तब आपको याद आएगा कि हाँ ये चीज करी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आई थिंक फॉर टुडे लेक्चर दिस इज सफिशिएंट। नेक्स्ट में आपको करवाऊंगी एक्सेप्शन ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन रोल। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, take care, bye bye. And if you like this video, please like, comment, share, and subscribe the channel. Also press the bell icon for more videos and updates. Thank you. तो मैं रिपीट तो नहीं करूंगी क्योंकि आज इतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं था। 18 इलेक्ट्रॉन रूल था, तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल हमने स्टडी किया है, कुछ एग्जाम्पल्स हमने स्टडी किए हैं। अगर आप चाहें तो वो एग्जाम्पल्स को एक बार ज़रूर देख लें, थोड़ा प्रैक्टिस कर लें, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए।